भारत के पड़ोसी देशों में जो सत्ता परिवर्तन हो रहा है, लोगों ने संसद को अग्नि लगा दी, ऐसा हाल भारत का भी होने वाला है क्या? मैं आपको बताता हूं, जो पड़ोसी देशों में हो रहा है वो छोटे देश हैं, वो छोटे देश हैं, ये यहां भी होने वाला था। इसीलिए नरेंद्र मोदी ने अंडरग्राउंड सुरंग समेत एक नया संसद भवन बनाया, इसीलिए अपने लिए 7 RCR में पूरा का पूरा अरेंजमेंट किया। उसको पता था ये सब करने वाले हैं। भारत में भी ये डीप स्टेट जो इस गेम को खेल रहा है वो ऐसा करवाएगा, लेकिन वो वैसे ही करवाएगा जैसे वो लोग दंगा करवाते हैं। दंगा कैसे करवाते हैं और देश के अंदर नेगेटिविटी कैसे फैलाते हैं, इसका एग्जाम्पल, आप में से कोई किसान आंदोलन में वहां था ग्राउंड पे, हाथ खड़ा करो। जितने लोग किसान आंदोलन में थे, यदि मैं बात गलत बोलूं तो मुझे बताना, क्योंकि मैं वहां पर मौजूद था, बिल्कुल प्रैक्टिकली मौजूद था। मुझे तो इस पे, मैं तो किसानों के तीनों कानूनों को गांव गांव जाकर समझाया करता था। किसान आंदोलन में किसानों को एक टोली को लाल किले तक लेकर जाना प्लान का हिस्सा था सरकार का। वहां पर पूरी मीडिया पहले से खड़ी कर रखी थी, कहीं पर कोई हुड़दंगबाजी नहीं थी, कहीं पर कुछ भी नहीं था। वो तो हम इकट्ठे होकर के अभी चलेंगे, हुड़दंग वैसे ही लगेगा, इकट्ठे होकर इतने सारे लोग चलते हैं। तो वो जोश में थे, खाली होश में थे, खुश थे, कोई गलत इंटेंशन नहीं थी किसी को मारने का, किसी को हार्म करने का। लेकिन पूरी मीडिया ने पूरे किसान तबके को, पूरे को बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। घर बैठा आदमी टीवी पर ऐसा सोच रहा था जैसे ये तो कोई हुड़दंगी आ गए हैं। इसी तरह से जो ये किसान आंदोलन में हुआ, सेम दिल्ली के चुनाव से पहले, पिछले चुनाव से पहले, दिल्ली से कोई है, हाथ खड़ा करो, मंगोलपुरी में दंगे हुए थे। याद है आप लोगों को? किस किस को याद है? अगर आप लोग उन दंगों की सच्चाई देखेंगे तो केवल एक गली में थोड़ा सा झगड़ा हुआ था, उससे दूसरी गली में उसी टाइम पर बच्चे खेल रहे थे, उसी टाइम पर सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था। दंगा नाम की कोई चीज नहीं थी, लेकिन मीडिया ने पूरा हिंदू मुसलमान का कचरा लगातार फैलाया था। देखा था ना आपने? ऐसा लग रहा था जैसे पूरी दिल्ली जल गई है। इसी प्रकार से यह पूरा एजेंडा मीडिया की मदद से यह तंत्र आने वाले टाइम में करने वाला है। पर्पस टोटल कंट्रोल है। किसी भी तरह से सीसीटीवी कैमरा, मोबाइल में चिप, आपके कैमराज का मतलब कंट्रोल इनका ले जाए, एक्सेस इनको मिल जाए। आपके जीमेल का एक्सेस तो जबरदस्ती इन्होंने ले ही लिया है, आपकी मेल आईडी का। तो इसी तरह से ये सारा गेम प्लान योजनाबद्ध तरीके से होता है। नेपाल में कोई फर्क सिस्टम को नहीं पड़ता है, क्योंकि नेपाल एक ऐसा कंट्री है, जैसे एग्रीकल्चर के ऊपर इन्होंने श्रीलंका में किया था। श्रीलंका में मीडिया के माध्यम से पूरे दुनिया के अंदर यह फैलाया गया कि उन्होंने ऑर्गेनिक खेती को अचानक से अपना लिया, इसलिए क्राइसिस आया। तो ताकि कोई और देश डीएपी यूरिया को छोड़ने की बात ना करे। इसी प्रकार से जो सत्ता हस्तांतरण जो नेपाल में हो रहा है, असल में क्या था, क्योंकि मैं नेपाल गया था और मुझे नेपाल की वस्तुस्थिति, वो भी कंट्रोल था, सिर्फ दुनिया में दिखाया गया ना। मैंने यही तो बोला है, वहां पर भी वैसे ही करवाया गया और केवल मीडिया में दुनिया को दिखाया गया। जैसे कोरोना में आपके शहर में खबर आई मुंबई की और मुंबई में खबर आई आपके शहर की, ना आपने उनका अखबार देखा ना उन्होंने आपका देखा। आप सोच रहे हो सारी दुनिया में बुरा हाल है, वो सोच रहे हैं पूरी दुनिया में बुरा हाल है, और बुरा हाल कहीं नहीं था। ऐसे ही श्रीलंका में किया उन्होंने, मतलब मिस इंफॉर्मेशन, और ऐसा ही नेपाल में किया जाना था। बेसिकली गेम प्लान क्या था नेपाल का, कि नेपाल में जो सत्ता है पहले राजशाही थी और उनको लेके आनी थी डेमोक्रेसी। क्योंकि राजशाही में क्या था, जो बैंकिंग नोट थे उन नोटों के ऊपर राजा की फोटो होती थी, और जो वचन खंड था वो राजा का वचन था। वहां पर रुपए का जो स्टैंडर्ड था वो पूरा फिक्स था, और क्योंकि राजा वचन दे रहा था तो राजा जिम्मेदार था, तो राजा केवल उतनी करेंसी दे रहा था। तो दूर दराज के इलाकों को छोड़ दिया जाए, भारत के नजदीक के इलाके को छोड़ दिया जाए, क्योंकि भारत के नजदीक का इलाका ऐसा है, जैसे गोरखपुर से कुछ टाइम आगे जाते हैं तो वो नजदीक लगता है इधर वाला बॉर्डर के, और इधर वाला वो बॉर्डर, वो इलाका लगभग एक जैसा है। जैसे आप जाओगे हरियाणा और पंजाब का इलाका एक जैसा है, इधर जाओगे ना, हाँ, तो वो एक जैसा इलाका होने की वजह से तो इन्होंने इधर वाला इलाके को समृद्ध नहीं बनने दिया, गोरखपुर वाले इलाके को वैसा ही रखने दिया, जिसकी वजह से उधर वाला इलाका भी डेवलप नहीं हुआ। क्योंकि उनकी रिश्तेदारियां भी हैं, इधर से उधर रिश्तेदारियां हैं, डेली आना जाना रहता है, दुकानदारी सामान वो इधर से लेके जाते हैं, पेट्रोल हमारे वाले उधर से लेके आते हैं। कमाल की बात यह है कि जो अडानी या जो अंबानी,
भारत में पेट्रोल बेच रहा है 100 रुपए, वो नेपाल को दे रहा है 60 रुपए। अंबानी तो, हाँ वही। तो ये जो नेपाल में होना था, जैसे राजशाही जब हटी थी, जिस टाइम पे राजशाही, आज से 15 साल पहले 2008 में, 15 नहीं 17 हो गए, अब तो अपन 1-2 साल हो गए हुए थे, उस टाइम पर पूरे नेपाल में, क्योंकि हमने वहां, हमारा तो वही दिमाग खोपड़ी चलती है कि इधर क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है, किस तरह से चल रहा है, तो हम उसको स्टडी करते हैं कि पब्लिक क्या सोच रही है, मीडिया क्या बोल रहा है, अखबार क्या बोल रहा है, और एक्चुअली क्या प्रोजेक्शन है। 2008 में जब राजा और उसका परिवार मारा गया, उस दिन पर पूरे नेपाल में एक भी आदमी कर्जे में नहीं था, एक भी आदमी का घर नीलाम नहीं होता था, किसी गांव में पुलिस की एंट्री नहीं थी, राजा का सिपाही कभी गांव में नहीं जाता था, राजा के सिपाहियों का काम था खाली बाहर के दूसरे देशों में उस लड़ाई को वो करना, पुलिस का फौज का यही काम था बस, और कोई काम नहीं था। सब गांव में अपनी व्यवस्था थी, सामाजिक व्यवस्था से सब चल रहा था और गजब चल रहा था, पूरा समाज आपस में काम कर रहा था। सिर्फ कुछ तबके छोड़ दिए जाए, मतलब उसको छोड़ करके जो लोग यहां आते हैं फिर काम की तलाश में, वो भी सिर्फ इसलिए आते हैं क्योंकि हमारे वाला 1 रुपया उधर वाले 1.5 रुपए में चलता है नेपाल के। वहां उस वक्त जब हमने देखा कि राजशाही जब तक रहेगी तब तक रिजर्व बैंक का, रोथस्चाइल्ड फैमिली का और इस ग्लोबल एलिट का गेम नहीं चलने वाला, वहां लोकतंत्र लाना पड़ेगा। तो जो राजा के परिवार के मरने की खबर है वो कितनी गजब है, देखना। वो क्या कह रहा है कि इनके भतीजे ने, राजा के भतीजे ने सत्ता हथियाने के लिए पूरे परिवार को गोलियों से भून दिया। बेटे ने, राजा के बेटे ने, मतलब अपने चाचा को, चाची को, मां को, बाप को, बहन को, भाई को, सबको गोलियों से भून दिया, और उनमें से किसी एक की गोली गलती से इसको लग गई। समझे? जो एक ने सारे मार दिए और मरने वाला गलती से उनकी गोली से मर गया। जैसे पायलट ने तेल बंद कर दिया और वो जहाज में साथ ही मर गया। तो कोई सबूत नहीं, कोई जांच नहीं, कोई आरोप नहीं, आरोपी भी मर गया, जिसको मारने थे वो भी मर लिया। तो जिसने मारा वो भी मर गया, जो मारे वो तो मर ही गए। और कमाल की बात यह है कि पूरा राजसी परिवार खत्म हो गया, बीज नाश जिसको कहते हैं, जीरो। और यह नियम है जहां राजसी परिवार का व्यक्ति ही राजा बन सकता है। अब क्योंकि राजा का कोई वारिस नहीं बचा, गद्दी का वारिस नहीं बचा, तो फिर लोकतंत्र आना, लोकतंत्र की बहाली जरूरी थी। तो जब तक लोकतंत्र की पूरी तरह बहाली ना हो जाए, पूरी तरह से वोटिंग ना हो जाए, तब तक इंटरिम सरकार बना देते हैं। वो सरकार में, जैसे मैंने कहा था, 4 लोग कमेटी बना लेते हैं, 4 लोग कमेटी बना के संविधान बना देते हैं, वही संविधान सब पे लागू ठोप देते हैं। ना हमारे से पूछा, ना हमारा वो मतलब, ना नेपाल के लोगों से पूछा, ना नेपाल के लोगों, नेपाल के लोग कह रहे हैं वहां तो गोलियां चल रही हैं, वो कह रहे हैं सेना खड़ी है, चप्पे चप्पे पर छावनी बनाया, कोई गया तो गोली मार दी जाएगी, कौन निकलेगा घर से बाहर भैया। सारा मीडिया अगर ये कह रहा है कि गोली मार दी जाएगी और बुरा माहौल, अनिश्चितता का माहौल है, तो भाई कदम। अब जब सारा का सारा माहौल ऐसा हो गया, वहां राजशाही खत्म होकर के और लोकतंत्र आ गया। और जब लोकतंत्र आया, उसी टाइम पे नेपाल का रिजर्व बैंक ऑफ नेपाल आ गया। और रिजर्व बैंक ऑफ नेपाल ने राजा की तस्वीर हटा करके नेपाल की तस्वीर लगाई, और उसके बाद हर गांव में बैंक खुले, फिर बैंकों ने लोन दिया। मात्र 15 साल में एक भी घर नहीं बचा गांव में जो कर्जे में ना हो और जिसकी जमीन नीलाम होने के लिए तैयार ना हो, जैसे अपने यहां पे हो रहा है, जैसे पाकिस्तान में हो रहा है, जैसे श्रीलंका में हो रहा है, जैसे अफ्रीका में हो रहा है, जैसे पूरे एशिया में हो रहा है, जैसे पूरे अमेरिका में है, जैसे पूरे इंग्लैंड में है, जैसे पूरे जापान में है, जैसे पूरी जर्मनी में है। एवरीवेयर, पूरी दुनिया का हर व्यक्ति कर्जे में। यह कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता मेरे दोस्तों। अब क्योंकि दोबारा से नेपाल के अंदर राजशाही लाने की मांग बहुत तेजी से बढ़ रही थी, क्योंकि सब बुरा हाल हो गया था ना, देख लिया, एक ही पीढ़ी ने देख लिया। अगर मान लो आपके बुजुर्गों ने तो अच्छा शासन देखा हो, आपने ट्रांजिशन देखा, और आपकी औलाद तो, अगर आपकी औलाद को कोई ये कह देना कि हमारे यहां 10 एकड़ के गेहूं थे, वो हम हाथ से काटा करते थे, तो आपके झूठ बोलते हो, 10 एकड़ थोड़ी कटता है यार, बिना कंबाइन के तो कट ही नहीं सकता, क्योंकि उन्हें देखा ही नहीं ना हाथ से कटता हुआ। तो नेपाल के लोगों ने अपनी बर्बादी अपनी आंखों से देख ली, इसीलिए वो राजसी परिवार को दोबारा से राजशाही लाना चाहता है कि वो ज्यादा बढ़िया था, हम लोग आजाद थे, हम लोग मुक्त थे, और इसीलिए वहां पर ये सारा का सारा ड्रामा चल रहा है बेसिकली। इसका लोकतंत्र से कोई लेना देना नहीं है,
लोगों के गुस्से का इस्तेमाल किया जा रहा है खाली, और कुछ भी नहीं, गुस्से का इस्तेमाल। इसलिए हमसे कुछ लोग बोलते हैं कि आप उस आंदोलन में नहीं गए, आप उस आंदोलन में नहीं गए। मैंने कहा भैया हमारी उस आंदोलन में आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि हम पुनर्निर्माण वाले लोग हैं। हमें किसी चीज को ध्वस्त करने में कुछ आनंद नहीं आता, समझ गए ना। जहां लड़ने की बारी आती है वहां हमारे लोगों को लड़ना खूब आता है। हमारे लोगों को अगर नहीं आता, अगर हमारे लोगों के पास अगर कमी है, इस पूरे षड्यंत्र को एक दूसरी चीज से जोड़कर दिखाने वाले लोगों की बहुत कमी है, कि पहले इसको खुद देखना चालू करें और फिर दिखाना चालू करें। वो दिखाने वाले लोग हमको चाहिए कि यार एक बार पहले समझो तो सही, पहले एक बार देखो तो सही कि खेल क्या चल रहा है। यदि ये खेल आपको लगता है कि ये इत्तेफाक है तो बात अलग है, यदि आपको लगता है इसे कोई खेल रहा है तो फिर हमको भी खेलना पड़ेगा और उनके साथ वैसे ही खेलना पड़ेगा। और इसीलिए मैं बहुत स्पष्ट हूं, अगर कभी जनता सरकार मोर्चा की कोई भी ऐसी कोई कमेटी बनती है और वो कमेटी निर्णय ले रही है, तो भैया जी हमारे यहां तो ग्राम सभा लग सकती है। जैसे आज सारे बैठे हैं ना, सारे मिलकर तय करते हो, क्योंकि जहां पर सब सहमत होते हो केवल वो सही है, वरना आराम से अपना जागरण करते चलो जब तक हमारे को सही रास्ता नहीं मिलता। क्या दिक्कत है भाई, 2 साल एक्स्ट्रा लग जाएंगे, अरे 10 साल एक्स्ट्रा लग जाएंगे, क्या दिक्कत है भाई। एक तो है कि अभी फांसी चढ़ जाओ और सबको चढ़वा दो, और एक है कि इंतजार कर लो और 5 साल भोग लो, क्या दिक्कत है। नहीं ज्यादा बोला जाता तो कम बोल लो, और मेरी तरह चेपी लगवा के बैठना हो तो बात अलग है, नहीं सीधा बैठा जाता हो तो नहीं। ये नसें जो है शाम तक हो जाएंगी, सुबह फिर चालू हो जाएंगे रात तक। आपने दोपहर मुझे डाल दिया ना, रोटियां तक नहीं फर्क पड़ता हमारे। तो इस खेल को, ये जो नेपाल वाला सिस्टम है, समझ गए। फिर इसी तरह से सारा खेल कौन चला रहा है, नेता, अभिनेता, मीडिया, प्रशासन तंत्र सारा। इसको आप कह सकते हो कि व्यापार, बाजार, सरकार, ये सारे हमको कर रहे हैं लाचार बेसिकली। और इस लाचारी से निकलने का रास्ता क्या है, अपने को अपनी समझ और फ्रीक्वेंसी ऊपर उठानी पड़ेगी। ये इस यात्रा में बड़ा कामगार चीजें होंगी। बेफजूल की बातें हम कम ही बोलते हैं, भाषण देने का अपने को कोई शौक नहीं है, लेकिन चीजें जब समझ आने लगेंगी, एक दूसरे से कनेक्ट होने लगेंगी, तो गजब का एक मतलब भाव बनेगा। और मैं समझ रहा हूं कि सब लोगों का विजन जब क्लियर हो जाएगा हमारा, तो फिर हमारे को बहुत क्लैरिटी आनी स्टार्ट हो जाएगी। तो क्या हम लोग ये मान के चलते हैं कि हमारी लड़ाई लंबी है? हाँ जी, है ना, रेडी हैं गर्दन कटवाने के लिए, टांगे कटवाने के लिए। हाथ नहीं उठ रहे भैया किसी के भी, देखो देखो जोर नहीं लगता है तैयार है ना, हमारी गलती तो नहीं होगी। देखें जरा, भारत की ओंकार है, भारत की ओंकार है, जोर जुल्म की टक्कर में जय जोहार का नारा है, जमीन माता की। अपनी जो लड़ाई है ये भारत माता की नहीं है, धरती माता की है, धरती माता की लड़ाई, जोहार की लड़ाई। जोहार समझते हो, प्रकृति, परमात्मा। जब राम नहीं था जो तब भी था, जब कृष्ण नहीं था जो तब भी था, हम नहीं थे, हम नहीं होंगे, कोई था कि नहीं था, जो उस वक्त भी था, हमारी लड़ाई उसकी है, उसकी कॉन्ट्रैक्ट को दोबारा लागू करने की, उसके कॉन्स्टिट्यूशन को लागू करने की, प्रकृति के नियमों की स्थापना की लड़ाई है अपनी। इसीलिए हमारा नारा है कि जय जोहार का नारा है, जय